हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप लिए बीपीएससी टीजीटी साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो रिसेंटली अभी 21 जुलाई को पेपर हुआ था। उसी से ये प्रश्न पत्र लिया गया है और इसमें जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की द्वारा मिलाई गई है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पौधा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पपीता, बी सफेद सफेद सहतूत, ऑप्शन सी तरबूज। ये तीनों ही हमारे एक लिंगी पौधे हैं और इसमें पूछा क्या है, उभयलिंगी पौधा नहीं है। तो ये तीनों हमारे पौधे जो हैं एक लिंगी पौधे हो जाएंगे, यानी यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे, इसलिए तीनों ही नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर हम ई के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ई ऊपर युक्त में से कोई नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड 7.2। इसमें पूछा है, वाणिज्य उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े बड़े प्राथमिक पोषक तत्व हैं। तो हम एनपीके के नाम से भी याद कर सकते हैं, एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। इसमें पूछा है, गाय के गोबर का उचित उपयोग निम्नलिखित है। तो दवा, ईंधन, खाद, तीन ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी खाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। इसमें पूछा है, वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो वाष्पीकरण की दर के लिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी तरल के तापमान के सीधे अनुपातिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। इसमें पूछा है, जल की भाप अवस्था निम्नलिखित है। तो एक ठोस या तरल या गैस। जब हम जल को गर्म करते हैं और गर्म होकर जब भाप के रूप में जल ऊपर उठता है तो वो हमारी कौन सी स्टेज में होता है। तो वो गैसियस स्टेज में होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी गैसियस स्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। इसमें पूछा है, किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत होता है। तो किसी ठोस का जो गलनांक होता है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में भी ए ही इसको सही माना है, यानी इसके कणों के बीच आकर्षण बल की ताकत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसमें पूछा है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो केल्विन में जो बर्फ का गलनांक होता है 273 यानी 273.15 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो केल्विन और सेल्सियस दोनों ही, यानी ए और बी दोनों हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हम ई डी के साथ चले जाएंगे, ऊपर युक्त में से एक से अधिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इसमें पूछा है, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान क्या होता है। तो जब कोई ठोस जो है पिघलता है तो उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। इसमें पूछा है, प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकाश की जो प्रकीर्णन कहलाता है तो वो टिंडल प्रभाव इफेक्ट होता है, यानी टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। इसमें पूछा है, मोमबत्ती जलाने के दौरान निम्नलिखित कौन सी गतिविधि होती है। तो मोमबत्ती में हमारी भौतिक और रासायनिक दोनों भी क्रियाएं होंगी, यानी मोमबत्ती जो पिघलती है तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और मोमबत्ती जब जलती है उसका धागा तो उसको रासायनिक परिवर्तन में रखा जाएगा। तो इसमें पर्टिकुलर पूछा नहीं कि रासायनिक या भौतिक, तो इसलिए हम दोनों को ले लेंगे, यानी भौतिक रासायनिक दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता है। तो सीजियम, ब्रोमीन और गैलियम ये तीनों ही कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हम किसको ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की में भी यही राइट आंसर लिया है, यानी ऊपर युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, यानी 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। तो एक परमाणुक, द्विपरमाणुक या टेट्राड। तो इसमें से तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, यानी क्योंकि सल्फर की जो होती है परमाणुकता वो 8 होती है, और एक परमाणुक में जैसे N2 हो गए, O2 हो गए, N2 हो गए, O2 हो गए, और जैसे टेट्रा में कौन सा आएगा, जैसे P4 हो गया, ये हमारे टेट्रा में आ जाएगा। तो इसलिए तीनों ही हमारे
इसमें इसके अंतर सल्फर के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर हम किसको ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ई को ले लेंगे, यानी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होता है तो धातु का नाम या प्रतीक लिखा जाता है। तो धातु को हम सबसे पहले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए हैं, तो जो धातु है हमारी कैल्शियम है तो उसको प्रथम में रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इसमें पूछा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग एक प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे। यानी हम प्रोटॉन की बात करें यदि, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, लगभग वो 1.674, यानी यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 2 होता है, बाकी इंटू 10⁻⁻27 इसका भी होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर किसको ले लेंगे, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, लगभग लगभग एक प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देख लेते हैं। 85 अब 86 पे आ गए हैं। इसमें पूछा है 80 ग्राम हीलियम में शामिल होता है, तो 80 ग्राम हीलियम में कितना शामिल होता है, तो इसको हम n=80, हीलियम का जो संख्या होती है तो वो 4 होती है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, वो 20 आ जाएगा, यानी 20 मोल्स, ऑप्शन नंबर बी 20 मोल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन स्थिर अनुपात के नियम का अपवाद है। तो इसमें अपवाद पूछा है तो हमारा आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, आइसोटॉप्स की विशेषताएं होती हैं। तो आइसोटॉप्स जो होते हैं उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोबार का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइसोबार जो होता है उसकी द्रव्यमान संख्या बराबर होगी और परमाणु संख्या जो होती है वो अलग अलग होगी, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो दिया है इसमें द्रव्यमान संख्या 40-40 दिया है, यानी बराबर है, और जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया को अपघटन प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, प्रतिक्रिया दिया हुआ है, उसके बाद इसमें बताना है ये कौन सी रिएक्शन है, एकल विस्थापन है या अपघटन है या दोहरा विस्थापन है। इसमें जो है हमारी ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो दोहरा विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो बन रहे हैं, एक मैंगनीज आयोडाइड भी बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन रहा है, तो दोहरा विस्थापन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन प्रतिक्रिया है। तो जिसमें जैसे ए प्लस बी मिलकर हमारे ए बी बना लेते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संयोजन प्रतिक्रिया हो जाएंगे, यानी दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो जाते हैं तो संयोजन प्रतिक्रिया हो जाएंगे, या यौगिक या परमाणु मिलकर। तो इसमें दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल जो दिया है इसको मिलकर एक बनाए हैं, तो ये हमारा संयोजन हो गया। ये इसमें भी हमारा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये भी हमारा संयोजन अभिक्रिया है, इसमें हीट दे दिया है तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बी हमारे दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऊपर युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंथेरा जीनस में शामिल होता है। तो पेंथेरा जीनस में सिंह और तेंदुआ भेड़िया तीनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपरयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, इसमें पूछा है ब्रायोफाइट्स का मुख्य पादप शरीर कैसा होता है। तो वो हैप्लॉइड होता है, यानी अगुणित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ब्रायोफाइट को जो है प्लांट का उभयचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इसमें पूछा है मेटामेरिकली खंड शरीर निम्नलिखित फाइलम में मौजूद होता है। तो मेटामेरिकली खंड हम एनीलिडा आर्थ्रोपोडा दोनों में होते हैं, बट एनीलिडा को जो है संपूर्ण शरीर खंडित होता है, और जो आर्थ्रोपोडा में है 3 भाग में डिवाइड होता है, 3 भाग में डिवाइड होता है, और लेकिन एनीलिडा जो संघ के फाइलम के जो जंतु हैं उसमें
पूरा शरीर ही खंडित होता है। तो इसलिए राइट आंसर जो है बीपीएससी द्वारा इसमें जो है एनिलीडा को माना है। सर्वप्रथम जो मेटामेरिकली खंड पाया गया है वो एनिलीडा में पाया गया है। तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी एनिलीडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। इसमें सिवाय पूछा है नहीं एक को छोड़कर। तो नीलहरी शैवाल ऑप्शन नंबर बी पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। तो इसमें जो है पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा एक ही हैं दोनों, तो दोनों में ही हमारी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ऑफिशियल आंसर के द्वारा सही माना गया है। तो यानी माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी IER अक्सर देखा जाता है। तो इसमें श्रावण भी होता है, शोषण भी होता है, प्रोटीन संश्लेषण भी होता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 किसी गुणसूत्र पर गैर रंजित तृतीय संकुचन को कहा जाता है। तो सेंट्रोमेयर उपग्रह या कीनेटोकोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट यानी उपग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई गुणसूत्र है उसमें जो है सेंट्रोमियर बीच में पाया जाता है, सेंट्रोमियर हो गया हमारा। तो इसको हम प्राथमिक संकुचन बोलेंगे, ये हमारा प्राथमिक संकुचन हो गया। और कोई दूसरा गुणसूत्र हम ले लेते हैं, इसमें बीच में सेंट्रोमियर हो गया। तो इसके ऊपरी भाग में हमारे दो पार्ट्स हो गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्वितीयक संकुचन हो जाएगा। यानी द्वितीयक संकुचन के बारे में पूछ रहा है तो उपग्रह में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 मोनोकोटाइलडॉन में संवहनी मंडलों में नहीं होता है। तो क्या नहीं होता? तो फ्लोएम जाइलम दोनों होते हैं। तो कैम्बियम नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर कैम्बियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैम्बियम जो होता है जाइलम फ्लोएम को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पे आ गए हैं। इस पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक में हमारा ब्लड आ जाएगा, यानी ब्लड जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। और उसके बाद क्या आ जाएगा बोन आ जाएगी, बोन भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज यानी जो उपास्थि है ये भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। और एडिपोज टिश्यू भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आ जाएगा, यानी संयोजी ऊतक के अंतर्गत। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? तो त्वचा नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी त्वचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तरल संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति मिनट वृक्कों द्वारा बनने वाले निस्यंदन की मात्रा क्या कहलाती है? तो ग्लोमेरुलस निस्यंदन दर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 एक कार का भीड़ भरी सड़क पर चलना किसका उदाहरण है? तो यदि कार भीड़ भरी सड़क पर चल रही है तो वो रुक रुक के चलेगी, यानी उसकी समान गति नहीं होगी। और यदि भीड़ नहीं होगी तो उसकी समान गति पे भी कार चल सकती है। तो इसमें भीड़ भरी सड़क पूछा है तो उसकी गैर समान गति होगी, यानी कहीं स्लो होगी, कहीं स्लो पे चलेगी तो कहीं फास्ट चलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी गैर समान गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी समय ग्राफ में कौन सा चर वायु अक्ष को आलेखित करता है? तो जब हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ को आपने बुक में भी अगर एक भी बार देखा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा। वाई जो है हमारा दूरी होता है और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है? एक्स पे हमारा वो समय होता है। तो इसलिए दूरी पे क्या है? वाई है। तो इसमें पूछा वाई अक्ष पर क्या आलेखित होता है? तो दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थित समय संबंधन को दर्शाता है? तो पहला जो हमारा समीकरण है वेग समय के बीच संबंध को दर्शा रहा है। और जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वेग स्थिति को दर्शा रहा है। इसमें पूछा स्थिति समय संबंध को, तो बी हमारा स्थिति समय को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 इसमें पूछा है जब कोई पिंड एक वृत्त के अंदर स्थिर गति से गति करता है तो कौन सा कथन सत्य है? तो कोई स्थिर वस्तु है तो वो सीधे राउंड शेप में चल रही है तो उसमें जो है कोई कार्य नहीं होता, यानी बल हमारा शून्य हो जाएगा। तो इसमें पूछा है शरीर पर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, वेग भी उत्पन्न होगा, शरीर में निरंतर वेग होगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो जाएगा क्योंकि निरंतर वेग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इनमें कोई काम नहीं होता, यानी कोई कार्य नहीं होता, कार्य इसमें जीरो माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होती है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का रेखीय संवेग 500 ग्राम सेंटीमीटर है। यदि वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। P बराबर m इंटू वी संवेग के एग्जाम संवेग के सूत्र से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर 0.5 ग्राम लगभग आ रहा है। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में 0.5 ग्राम नहीं दिया है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऊपरी में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल पृथ्वी और चंद्रमा, केवल पृथ्वी और सूर्य, या द्रव्यमान वाले कोई दो पिंड। तो न्यूटन ने ये साबित किया है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है पूरे यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोई दो वस्तु यदि रखी हुई है तो उन पे कौन सा बल कार्य करेगा, तो उन पर गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करेगा। यदि उस वस्तु में कोई द्रव्यमान है, ये पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी रखिए तो द्रव्यमान वाली कोई भी दो पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्रव्यमान वाले कोई दो पिंड है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। इसमें पूछा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो जिसमें गतिज होगी उसमें गति ऊर्जा होगी यानी काइनेटिक एनर्जी, और जिसमें गति नहीं होगी वो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसमें जो है फुटबॉल फर्श पर है तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और फुटबॉल गिर रहा है तो गिर रहा है यानी गतिज ऊर्जा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और फुटबॉल एक खिलाड़ी के हाथ में ये भी रखी हुई है यानी स्थिर है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसमें पूछा है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा सिर्फ बी ऑप्शन में है। फुटबॉल जो है वो गिर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। यदि रेखीय संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 125% हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। किसी कंपनशील वस्तु के पीछे की ओर गति करने से निर्मित निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। तो वो विरलन कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विरलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 किलोहर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कान का कौन सा भाग बाहरी स्रोत से आने वाली ध्वनि की प्रतिक्रिया में कंपन करता है। तो बाहरी कान जो झिल्ली होती है, तो ऑप्शन नंबर कान की झिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावन बल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो उसको थ्रस्ट फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, तो यानी जोर बल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो पानी वायु दोनों हमारे प्राकृतिक संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिजली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। भारत में किस प्रकार का मानसून सर्वाधिक देखा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की यह कमी किसके उपयोग से जुड़ी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी ऊपरी में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में लौट आती है। तो क्षयग्रस्त श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो क्षयग्रस्त जीव यानी जो जीव डिकम्पोज कर देते हैं किसी जीव जंतुओं को, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी भी बी भी हो जाएगा, सिर्फ सी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लौटती है। तो ए और बी दोनों ही आंसर हमारे सही है, बट ऑफिशियल आंसर की में केवल उसने बी को श्वसन को सही माना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम ले लेंगे, यानी श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल जो हो जाएगा वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो जाएगा, यानी HCl और H2SO4 दोनों ही हमारे प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी उपरयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 पे आ गए हैं। इस पे पूछा है एक उदासीन विलय में होता है। तो एक उदासीन में हाइड्रोजन आयन और OH ऋण आयन का समान अनुपात अगर मिलाया जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की प्राप्ति को कहा जाता है। तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 घंटियां बनाने के लिए वस्तुओं धातुओं के निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है। नरमता यानी मॉलिबिलिटी वो बोला है, इन जिसको हम धातु को पीट पीट के प्लेट से सीट चादर के रूप में वो करते हैं। और लचीलापन यानी डक्टाइल जो होती है, यानी किसी तार को एकदम पतली तार के रूप में खींच के बनाते हैं। और मधुरता यानी सोनरस जिसको बोलते हैं, गुणता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मधुरता यानी सोनरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक में कार्बन के दो परमाणु होते हैं। तो कार्बन के जो दो परमाणु होते हैं इसमें जो होगा मीथेन में होगा वो एक कार्बन के परमाणु होगा, इथेन में दो कार्बन के परमाणु होगा और प्रोपेन में तीन कार्बन के परमाणु होगा। इसमें दो कार्बन के परमाणु पूछा तो इथेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो हमारा उदाहरण है यानी CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर सी C2H6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 इसमें पूछा है मधुमक्खी के डंक में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो वो मेथेनोइक होता है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर मेथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 पे अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह 17 का सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो वो हमारा फ्लोरीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सीरियल से देखें फ्लोरीन सबसे पहले आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन आएगा और उसके बाद क्या आएगा हमारा आयोडीन आ जाएगा, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गतिविधि के कारण एक ग्रीन हाउस गैस को क्या करता है। तो गर्मी को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 पे मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक प्रभाव डालती है। तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा UV रेज जो होती जाती है सूर्य से निकलती है, इससे त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधों के उपयोग से जुड़ी बायो रेमिडिएशन प्रक्रिया है। तो खाद बनाना, भूमि खेती या फाइटो रेमिडिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइटो रेमिडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ऊर्जा भंडारण और ADP और ATP अणुओं में स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। वो हमारा फास्फोरस निभाता है, जैसे एडेनोसिन डाइफास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए सांस लेते हैं। तो केचुए जो है वो त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर स्किन द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दाएं वेंट्रिकल ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में ले जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुसी धमनी हो जाएगी, यानी हमारा ये चैम्बर है हार्ट का, 4 चैम्बर है। इसमें एक दायां अलिंद होता है, एक बायां अलिंद होता है, एक राइट एक लेफ्ट अलिंद यानी एट्रियम, और ये भी लेफ्ट एट्रियम, और एक राइट वेंट्रिकल और राइट हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दायां अलिंद बायां अलिंद और दायां निलय बायां निलय। इससे क्या होता है यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, यहीं से एक
हमारी पल्मोनरी धमनी निकली हुई होती है। तो पल्मोनरी धमनी यहीं पे होती है, जिसको फुसफुसी धमनी कहती है। तो ये ब्लड को यानी CO2 वाला जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन रहित होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उसको हमारे फेफड़े में ले जाती है, यानी हमारे फेफड़े तक ले जाती है। तो इसमें पूछा है दाएं वेंट्रिकल, यानी ये हमारा दायां वेंट्रिकल हो गया, राइट मतलब दायां वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित यानी CO2 युक्त ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े में ले जाती है। तो हमारी ये पल्मोनरी धमनी हो गई यानी फुसफुसी धमनी। इसको पल्मोनरी धमनी के नाम से भी जानते हैं और फुसफुसी धमनी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फुसफुसीय धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में रंध्र का कार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक, यानी जल संतुलन को विनियमित करना, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्य नहीं है। तो यानी तिल धड़कना, श्वसन, मूत्रमार्ग तीनों ही हमारे स्वैच्छिक कार्य नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये तीनों ही हमारे अनैच्छिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई ले लेंगे, यानी उपरयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, वनस्पतिक प्रसार पाया जाता है तो स्पारोगारा, प्रायोफिलस, राइजोपस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और डी पहला भी सही हो जाएगा, स्पायरोगायरा भी, इसलिए राइट आंसर हम डी ले लेंगे, यानी उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, इसमें पूछा है जब चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहे तो प्रतिरोध क्या होगा। तो लंबाई के समानुपाती होता है, जो लंबाई के समानुपाती होता है जो हमारा प्रतिरोध होता है, तो दोगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर प्रोपोर्शनल एल, यानी जब लंबाई बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जब लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 पावर 220 वोल्ट और 60 पावर 220 वोल्ट रेटेड दो बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। इसको जब हम R1/R2 P2/P1 से जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम 6 ऊपर ले जाएंगे और 4 को नीचे रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 3/2, तो यानी 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो दो चुंबकीय तटस्थ बिंदु पर, चुंबकीय के मध्य बिंदु पर, ध्रुवीय दक्षिण ध्रुव पर, तो दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र की रेखाएं होती है वो कभी भी किसी को नहीं काटती, कहीं पे भी नहीं काटती। तो राइट आंसर हमारा ई हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं पे भी प्रतिच्छेदित नहीं करती जो दो चुंबकीय रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे तार में प्रेरित धारा की दिशा पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल डिटेक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो वो हमारा जो मेटल डिटेक्टर होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, इसमें पूछा है किस प्रकार के दर्पणों पर परावर्तक के नियम मान्य होते हैं। तो उत्तल, समतल, अवतल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों ही बनेगी, यानी आभासी भी बनेगी, आभासी बनेगी यानी वर्चुअल बनेगी, और सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और डिमनिस बनेगी, यानी छवि कम होगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष हाइपरमाइट्रोपिया या प्रेस बायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष ही कहा जाएगा। और दूर दृष्टि दोष जो होता है वो हाइपरमाइट्रोपिया होता है। तो इसका जो है निकट दृष्टि दोष पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 में पूछा है वनों की कटाई से इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो भूस्खलन, सतही मिट्टी की क्षरण दोनों ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम ले लेंगे, यानी उपरयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148,
चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, ये हमारा सही है। लोगों ने पेड़ को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाया और यह वन संरक्षण के लिए एक आंदोलन था, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उपरयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। बायोगैस को ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि ये राख पैदा करता है, मीथेन उत्पन्न करता है और ऑक्सीजन को अनुपस्थित में विघटित हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, यानी इसके ऑप्शन कई सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गोबर गैस जो होता है मुख्य गैस, इसमें कितना 75% मीथेन होती है और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कुछ अलग होते हैं अदर जो गैसेस होती हैं। और जो गोबर गैस जब जड़ सड़ती गलती है, उसको बैक्टीरिया सड़ाते गलाते हैं तो ये खाद बनाती है यानी कंपोज हो जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ईंधन का द्रव्यमान पर। इसमें ए भी ऑप्शन सही हो सकता था बट बी भी हमारा सही है, तो ईंधन का द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कई सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।